हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के कई सारे टॉपिक जैसे दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार जैसे उत्तल और अवतल, और उन गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र और भी बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और ये सब आपको पता ही है कि एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी भी चिकनी वस्तु जैसे कांच, किसी भी चिकनी वस्तु जैसे कि कांच के एक पृष्ठ को कलई करके, कैसे कलई करेंगे? तो चांदी की लेप या पारे का लेप लगाकर, कलई करके और फिर इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। यानी चांदी और पारे से, दोनों में से किसी से भी कलर करके अगर इसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तु दर्पण कहलाती है। किसी चिकनी वस्तु के एक पृष्ठ पर चांदी का लेप अथवा पारे का लेप लगा के उसके ऊपर रेड ऑक्साइड लगा देते हैं तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तु दर्पण कहलाती है। दर्पण कितने प्रकार के हैं इसे समझिए। दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण के भी दो भाग, पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, यदि किसी समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। यदि किसी समतल प्लेट जैसे कि कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक कटे हुए भाग के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, उत्तल और अवतल। इनकी पहचान और इनकी परिभाषा पिछली वीडियो में बताई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। अब हम बात करेंगे सीधा उत्तल और अवतल की, क्योंकि इसको गोलीय दर्पण को परिभाषित कर दिया गया है पिछली क्लास में। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के भी बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण के कई सारे जो पॉइंट्स हैं जैसे कि ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, इन सब बारे में आज अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, संबंधित सभी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए तल को कलई करके दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। और यहां मैं बना देता हूं उत्तल दर्पण, इसके दबे हुए तल को कलई करके उभरे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ये हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रकाश किरणें आएंगी, आपतित होंगी किसी दर्पण पर, तो वो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी। इसलिए दर्पण को हमेशा दाहिनी तरफ ही कलर करें।
जो भी आप खोखले गोले का एक भाग लेते हैं उसको दाहिनी तरफ ही कलर करें। अब यहाँ पर ये तल, ये बिंदु जो है यहां से यहां तक, और ये जो तल है ये परावर्तक तल कहलाएगा। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका परावर्तक तल यहां से यहां तक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रह जाएगा दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव P। मैं एक ही डेफिनेशन को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप इजिली अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों दर्पण पहले एक गोला हुआ करते थे, खोखले गोले के ही भाग हैं, तो पहले एक गोला हुआ करते थे। इस गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। अब मान लीजिए इस गोले का केंद्र यहां है C और इसको काट दिया गया है, तो यहां से काट कर और पीछे कलर कर दिया गया, तो ये बन गया इस दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है जिससे ये दर्पण काटा गया। उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है जिससे दर्पण काटा गया हो। ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र, और इसका गोला किधर कंप्लीट हो सकता है, इस तरफ राइट साइड में, तो इसका वक्रता केंद्र राइट साइड में हो जाएगा। वहीं पर इसका गोला लेफ्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो इसका वक्रता केंद्र लेफ्ट में हो जाएगा। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड नंबर हो जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव ये P है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों से एक सरल रेखा गुजर रही है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। चौथा टॉपिक ध्यान रखेंगे हम लोग, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को कैपिटल F लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो जैसे यहां पर मुख्य अक्ष है तो सीधे है जिस तरीके से उसी के समानांतर आएगी। अगर मुख्य अक्ष ऐसे है तो ये ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी, यानी एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। तो जनरली हमें मुख्य अक्ष तो सीधा ही बनाना होता है। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, और यहाँ भी मैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को ला देता हूं। यहाँ नीचे से कहीं से भी आप ला सकते हो, आप ऊपर भी मुख्य अक्ष खींच सकते हो, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा, और नीचे भी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए फैक्ट ये है, इधर तो कलर किया हुआ है, तो ये अवतल में, इस अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें तो यहां से टकरा के वापस लौटेंगी, लेकिन इस उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें टकरा के इस तरफ चली जाएंगी, जबकि इसका मुख्य अक्ष दाहिनी तरफ है और P और C दाहिनी तरफ है। मुख्य अक्ष यहां से यहां तक है, लेकिन प्रकाश किरणें तो ऊपर जा रही है ना, मुख्य अक्ष को तो प्रतिच्छेद कर नहीं रही है, तो इसको लेफ्ट में बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसा लगेगा हमें जैसे ये प्रकाश किरणें यहां से आ रही हो। और मुख्य फोकस की विशेषता ये भी है कि P और C के लगभग बीच में होता है,
तो मैं इन किरणों को थोड़ा सा करेक्ट कर लूंगा। यहां से पी और सी के एकदम बीच में होता है मुख्य फोकस, तो ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश किरणें इस मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो मैं आपको फिर से रिवाइज करके बताता हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। एक बार हमें इस अवतल दर्पण के लिए बताना है और एक बार हमें उत्तल के लिए बताना है। तो दोनों को एक ही में कैसे बोला जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहां तक हो गया आपके लिए अवतल दर्पण का। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के सारे पॉइंट्स दाहिनी तरफ होते हैं क्योंकि इसका गोला दाहिनी तरफ कंप्लीट होता है, और इसका लेफ्ट में होंगे बाईं तरफ क्योंकि इसका गोला लेफ्ट की तरफ कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको 4 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा दर्पण का द्वारक। 5वां पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल का वह भाग जिसमें से प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, यानी यहां से यहां तक ये m और m डैश कहलाता है। यहां भी m ये पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा m डैश। ये दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक का मतलब ये डैश वाली लाइन, दर्पण का द्वारक। इसी में से प्रकाश होकर इस पर आपतित होगा, फिर टकरा के परावर्तित होगा, नहीं तो बाहर चला जाएगा। तो जैसे हमारे घरों का द्वार होता है जिसमें से होकर हम घर में प्रवेश करते हैं, गेट, उसी तरीके से दर्पण का भी द्वारक है जहां से प्रकाश किरणें जाएगा, फिर टकराएगा और कुछ एक्टिविटी करेगा, यानी परावर्तित होकर या तो ज्यादा फैलेगा या कम फैलेगा। अब अगला पॉइंट दर्पण की फोकस दूरी है। जैसे दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा और ये डायग्राम में कहां दिखेगा आपको, समझिए इसे। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। बहुत इजी है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यहां भी सेम है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है प्लस माइनस चिन्ह में कि हम किस तरफ चले, तो धनात्मक लिया जाए या ऋणात्मक लिया जाए। कहने का मतलब है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल को डिटेल में बताया जाएगा। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल को लेकर। हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। और वक्रता त्रिज्या कहां होगी? तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सेम यहां भी वही कंडीशन है। दर्पण के ध्रुव से, तो यहां दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां देखिए
ये है वक्रता त्रिज्या। यहाँ दर्पण का ध्रुव है और ध्रुव से स्टार्ट हो रहा है यहाँ वक्रता केंद्र तक। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या। आपको दर्पण की मुख्य फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या में एक संबंध बता देते हैं जो बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f आधी होती है वक्रता त्रिज्या r के, यानी P से जो बिंदु C है वो दोगुना दूरी पर है f की तुलना में। जितनी दूरी पर f है उससे दोगुना दूरी पर c है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि f मध्य में होना चाहिए p और c के। तो दर्पण की फोकस दूरी f क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी, f इक्वल r/2। ये एक संबंध है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में।